नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से अम्बरीश शुक्ल का अभिवादन स्वीकार करिए। साथियों, आज नववर्ष है और नववर्ष की मंगल कामनाएं आपको खूब मिल रही हैं, लेकिन आप एक प्रतियोगी हैं और एक बहुत बुरा शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है आपके लिए, बेरोजगार। तो बेरोजगारों का कोई नववर्ष नहीं होता है। मैं भी जब तक बेरोजगारी के दंश में था तो मेरे लिए भी नववर्ष के लिए कोई चेतना नहीं थी। बस किताबें पलटी जाती थी, नया टाइम टेबल बनाया जाता था, नया कैलेंडर लगाया जाता था, सारी तैयारियां नई नई की जाती थी कि अब 2024 निकलने नहीं दूंगा और 2024 में कुछ भी हो जाए एक नौकरी लेकर रहूंगा। उसके पहले की बात करूं तो जब पीजी कंप्लीट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये मन में था कि पीएचडी में कहीं एडमिशन हो जाए तो फेलोशिप मिलने लगे। तो और उससे थोड़ा सा पहले बात करूं तो पीजी जब फर्स्ट सेमेस्टर चला, सेकंड सेमेस्टर चला, तो उस समय लगा कि यार बहुत जरूरी हो गया, नेट जेआरएफ अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। तो हर 6 महीने पे परीक्षाएं आयोजित होती थी। तो हम शुरुआत आज वहीं से करेंगे कि क्या आप 2024 में जून में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं? क्या आप 2024 में फेलोशिप लेना चाहते हैं जो कि 40,000 से 44,000 तक मिलती है पर महीने? आप कहेंगे ये अंतर क्यों है, तो आप जानते होंगे कि एचआरए के हिसाब से अंतर रहता है। इलाहाबाद में लगभग 40,000 मिल जाएगी, दिल्ली में जाएंगे तो 44,000 रुपए तक आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिल जाती है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय मेन कैंपस में आप रहते हैं तो नेट वालों को भी 8,000 रुपए फेलोशिप मिल जाती है। लेकिन हम बात करते हैं केवल जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। हम तैयारी करवाते हैं जेआरएफ की। हाँ, अगर आप नेट हो जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि मेरा जेआरएफ हो ही ना, या बहुत सारे लोग का एज ओवर हो जाता है, केवल एलिजिबिलिटी के लिए वो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो नेट भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये संस्थान खास करके उन लोगों के लिए है जो कामकाजी हैं या पढ़ने के लिए उनको मौका कम मिलता है, या स्कूल कॉलेज में उन्होंने कम समय दिया है, उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कम समय दिया है, या उन लोगों के लिए है जिनका नेट और जेआरएफ 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाता है, या उन लोगों के लिए है जो अपनी फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ का नया बैच लॉन्च किया जा रहा है। यूजीसी नेट जेआरएफ का नया बैच लॉन्च किया जा रहा है और यह बैच 2 जनवरी से लॉन्च किया जा रहा है। जैसे पहले से आप सब जानते हैं कि इसकी सूचना आपको पहले से प्रेषित की जा चुकी है कि 2 जनवरी से आपके लिए नया बैच लाया जा रहा है। आज है 1 जनवरी। वैसे अब ये तो एकदम काल्पनिक है, कैलेंडर निर्धारित कर दिया गया कि आज से 1 तारीख मान ली जाएगी। पता नहीं कौन सी तारीख चल रही है, इसको कोई नहीं मालूम है, लेकिन उस कैलेंडर के हिसाब से आज 1 तारीख है। नया वर्ष हम सब मना रहे हैं। कल 2 जनवरी हो जाएगी और कल से आपका बैच स्टार्ट हो जा रहा है। साथियों, इस बैच में हमारे यहां जो टीम है, हमारे जो ये टीचर्स एकेडमी परिवार का यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का जो पूरा क्लासेस मिलेगा आपको, इसके साथ साथ विषय भी मिलेगा। हिंदी में पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया जाएगा, तो अन्य विषय भी चलेंगे। फर्स्ट पेपर की जो टीम है इस समय इंडिया की बेस्ट टीम है। आप को ये क्यों लग रहा है कि मैं ही कह रहा हूं? मैं ही अकेले इस बात को नहीं कह रहा हूं, ये आप सब ने ही हमें बताया है, तब मैं इस बात को कह रहा हूं। ये मैंने एक एनालिसिस किया, हमारे यहाँ प्रीवियस बैच में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया था, मैंने सबके पास कॉल करवाया और उनसे रिव्यू लिया कि आप बताइए कि हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है वो किस तरीके का रहा है, क्या हमने अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या हमें उसमें बदलाव करना चाहिए। तो फीडबैक सबका अच्छा रहा। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, उन सुझावों को हम इस बैच में लागू करेंगे। साथियों, बात करूं कि इस बैच की, तो इस बैच में कुछ नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, वो आपको बता दूं। एक सबसे बड़ा संशय है कि सर पाठ्यक्रम बदल जाएगा, पाठ्यक्रम बदल जाएगा। तो हम थोड़ा सा पहले चलते हैं, जब यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम बदला गया था तो क्या बदला गया था, फर्स्ट पेपर में क्या बदलाव हुआ था, विषय में क्या बदलाव हुआ था। तो विषय में लगभग 70% चीजें वही थी। जैसे अपने विषय हिंदी की बात करूं तो लगभग 70% चीजें वही थी। जो टेक्स्ट था, रचनाकार था, वो बदल दिया गया था। ठीक है। अब फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमें मालूम है कि क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन हम ऑफिशियली इस बात को आपके सामने नहीं कह सकते हैं जब तक उसका आधिकारिक नोटिफिकेशन
न जारी हो जाए। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जा रहा है तब तक हम आपको ये सीधे तौर पे नहीं कह सकते नहीं भाई इतना ही पढ़ लो, यही बदल रहा है। तो हमें मालूम है कि पाठ्यक्रम में क्या चेंजेस आएंगे, तो इसको लेकर आपको आश्वस्त रहना, आपको डरना नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कि जो अभी पेपर रिसेंट में हुआ है, जिसकी आंसर की आने वाली है, किसी भी दिन आ सकती है, तो जिसकी आंसर की आने वाली है वो पेपर कैसा था और उस पेपर से हमको क्या सीख लेनी है, तो उसके लिए हमारे विषय विशेषज्ञ आपको आके बताएंगे कि उन्हें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और आगे क्या अपनाना है, तो ये भी वो बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि अब हमें नए पैटर्न के हिसाब से क्या चीजों को ध्यान रखना है और किन टूल्स को अपनाना है फर्स्ट पेपर को क्रैक करने के लिए। तो साथियों, हमारी जो टीम है वो 50 अंकों के लिए आपको पढ़ाएगी, लेकिन आप 45 अंक तक ला सकते हैं। ये मैं कभी नहीं कहता कि आप 50 में 50 ला सकते हैं, ये आपकी प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है कि आप 50 में 50 ला सकते हैं। बस मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैं आपको 45 के काबिल बना सकता हूं। 5 अगर आपके पास कुछ पर्सनल है, आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो 50 में 50 भी ला सकते हैं, लेकिन हम 45 के लिए वादा करते हैं और उसकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, कोर्स वो आपको पूरा कराया जाएगा, आप कम से कम 45 अंक लाने लायक हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि आपके विषय में यहां अगर फर्स्ट पेपर में आप 45 अंक ला दें तो समझिए आपका नेट नहीं हो रहा तो नेट हो जाएगा, जेआरएफ नहीं हो रहा तो जेआरएफ हो जाएगा, आपका जो भी रुक रहा है वो फाइनल। देखिए बच्चे करते क्या है कि वो 20 नंबर लाते हैं, कुछ का तो 18 नंबर आता है, और सबसे बड़ी भीड़ जो होती है वो 20 से 25 के बीच में होती है। और आपका चयन एवरेज कितने प्रश्नों से रुकता है? वो 5 प्रश्न से रुकता है। आप देख लीजिएगा, किसी का 2 नंबर 3 नंबर या किसी का 5 प्रश्न से। तो अगर आप 5 प्रश्न बढ़ा लें तो नेट और जेआरएफ आपका हो जाएगा। यानी कि आपको हम 5 प्रश्न नहीं, यहां अगर आप 25 नंबर पा रहे थे तो आपको हम 45 के लिए ले जा रहे हैं, और आपको हम जबरदस्ती घसीटते हुए लेके जाएंगे, चल चल चल, और 45 तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 30-35 तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग 30-35 तक पहुंच जाएंगे, कुछ 45 तक भी पहुंच जाएंगे। अगर आप 25 से 35 तक पहुंच जा रहे हैं, यानी कि 10 प्रश्न, यानी कि कटाव से 5 प्रश्न आप ज्यादा रहेंगे। जेआरएफ की कटाव मान लीजिए 66% गई, तो आप कम से कम 67% रहेंगे, 68% रहेंगे। तो आपको हम कटाव से भी आगे लेके जाएंगे, किसके बदौलत? फर्स्ट पेपर की बदौलत। कुछ इसमें ऐसे पार्ट हैं जिसमें ठोस नंबर मिलता है, जिसमें अंक आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग बीबी सर पढ़ाते हैं, वो ऐसा पढ़ा देंगे आपको, और जिस मेथड से पढ़ा देंगे कि वो आपका क्लियर हो जाएगा, उसके लिए अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो पोर्शन आपको पढ़ना ही नहीं है घर पे, ना उसके लिए कोई किताब खरीदनी, कुछ नहीं करना, केवल पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे इसमें आपके पूरे नंबर। फिर बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, या आप जिसे कंप्यूटर भी कह लेते हैं, या आप अपनी भाषा में आईटी आईसीटी जो भी कहते हैं, वो पोर्शन जो है उसमें भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एनवायरमेंट वाला जो पोर्शन है उसमें भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे खतरनाक जो कह सकते हैं वो 5 एकदम जो आपको डरा देता है, खतरों से भरा जो 5 टॉपिक है, 5 इकाइयां हैं, उसके लिए शिवम सर आपके साथ हैं। आपने प्रीवियस रिकॉर्ड शिवम सर का देखा होगा, अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ है, जो सबसे खतरनाक पोर्शंस है। अभी एक छात्र से मेरी बात हो रही तो उसने कहा कि सर रिसर्च बहुत कठिन आया था, इस बार का रिसर्च बहुत कठिन आया था, लेकिन शिवम सर ने जो पढ़ाया था तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि यार ये रिसर्च भी कठिन हो सकता है। तो कहने का मतलब कि हमने इतना बखूबी पूरे पाठ्यक्रम को एनालिसिस किया है, समझा है और पढ़ाया है कि आपको आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैं सभी विषयों के प्रतिनिधित्व करने वाले साथियों को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं शिवम सर को आमंत्रित करूंगा, जो कि 5 टॉपिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उन 5 टॉपिक्स में बताएंगे कि कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं, और प्रीवियस में जो पेपर हुआ है, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी थी, क्या चूक आपसे हुई है और आगे क्या सुधार करना है, और संभावित जो स्ट्रेटजी और पाठ्यक्रम है जिसको टारगेट करके हम लोग कल से नया बैच शुरू कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करने वाले। शिवम सर। धन्यवाद सर।
आप सभी को शुभ संध्या और यह नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। देखिए अभी तक जो चीज़ें चेंज हुई, ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम की सर ने बात की थी कि फर्स्ट पेपर में पाठ्यक्रम जो चेंज हुआ था, तो पिछला जो पाठ्यक्रम था और उसके बाद जो चेंज आया और संभावित चेंज अब क्या हो सकता है, इन तीनों को एक चीज़ देख लीजिए। पिछले पाठ्यक्रम में आपका रिसर्च में प्रत्यक्षवाद नहीं था, शिक्षण में नवाचार नहीं था, लॉजिक में भारतीय दर्शन नहीं था। मुख्यतः ये तीन चीजें चेंज हुई थी जब पाठ्यक्रम आपका बदला था फर्स्ट पेपर में, तो और ये तीनों चीजें इस समय कम से कम 2-2 नंबर लेकर के आती हैं, यानी कि आपका 10% का फर्स्ट पेपर में महत्वपूर्ण हिस्सा देती हैं। अगर आप मान लीजिए संभावित पाठ्यक्रम चेंज होता है तो 20% मैक्सिमम और भी बदलाव आ सकते हैं, यानी कि जैसे आपका विषय था वैसे ही फर्स्ट पेपर में 70% का सिलेबस वही रहने वाला है। तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं कि पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। हाँ, भाषा और ज़्यादा तकनीकी हो जाएगी, साथ ही साथ बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस करना। तो इसके लिए इस बार हम लोगों ने बैच में, देखिए आपको जैसे ही पहली कोई यूनिट पढ़ाई जाएगी उसके बाद उस यूनिट के प्रत्येक सेगमेंट की अलग से प्रैक्टिस कराई जाएगी। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न जो बनता है वो आपको समझ में भी आएगा और उसके चारों ऑप्शन को आप टच भी कर लेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए जिस प्रैक्टिस में आपका अच्छा नहीं हो रहा है उसकी अलग से नोट्स दी जाएगी। सामान्य नोट्स तो आपको दी ही जा रही होगी, मान लीजिए कि इसके अलावा भी आपका कोई पोर्शन कम आ रहा है तो उसकी नोट्स भी आपको अलग से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आप टीचर से डिस्कशन करने के लिए भी आपको एक समय दे दिया जाएगा, 1 घंटे या 2 घंटे की ऐसी क्लास रखी जाएगी जिसमें आप टीचर से डिस्कस करके आपके जितने भी सेगमेंट हैं, जहां भी दिक्कत हो रही है, बेझिझक निसंकोच होकर के प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी, अभी आपके पास पूरे के पूरे 5 महीने पूरी तरह से रहेंगे, 5 के आप कह सकते हैं 6 महीने, तो आप इसकी विधिवत रूप से तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ाता हूँ वो बता देता हूँ, इसके बाद मैं अगले अध्यापक को आमंत्रित करूंगा। देखिए आप हमसे शिक्षण, अनुसंधान, लॉजिक, अध्ययन बोध, ये सब महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे। अब मैं इन्फी मैम को बुलाता हूं, वो अपने आईसीटी के विषय में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने बना भी लिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं है, हर साल हम बनाते हैं, हर साल ब्रेक करते हैं। बट इस साल सीरियस होके अपने साथ ईमानदारी से एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइए कि ये साल आपका है। इस साल जेआरएफ, जून में जो जेआरएफ होने वाला है उसमें आप इतिहास रचेंगे और उसमें आप इतनी मेहनत करेंगे ईमानदारी से कि उसमें आपका नाम ज़रूर आए। मेरा तो रेजोल्यूशन बन चुका है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी कि इस बार 100% बच्चों का सिलेक्शन हो। जितने भी लोग एडमिशन ले रहे हैं उन सब का मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं इतनी मेहनत करूं कि आईसीटी और कम्युनिकेशन में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से एक भी क्वेश्चन ना जाए। वैसे भी 99% जो मैं पढ़ाती हूं वो आता है एग्जाम में, इस बात की गारंटी मैं खुद से नहीं, मेरे बच्चे देते हैं। जिनको भी मैंने पढ़ाया है उन सब ने मेक श्योर किया है, उन सब ने बहुत बहुत थैंक यू भी बोला है कि मैम जो आप पढ़ा रही हैं या जो टीचर्स एकेडमी की टीम पढ़ाती है 99% वहीं से पूछा जाता है, राइट। और अगेन मैं बार बार बोलती हूँ, आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत मैटर करती है। तो पढ़ाई के साथ साथ हम फोकस करते हैं कि आपकी एनालिसिस भी अच्छी हो। शिवम सर के पढ़ाने का तरीका आप लोगों ने देखा है, वो हमेशा एक क्वेश्चन देते हैं, आपको सोचने का मौका भी देते हैं और आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए एक ओपन डोर खोलते हैं कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर ये होगा। आपने
बीबी मिश्रा सर के पढ़ाने का तरीका भी देखा है। मैथ्स में वो उनको महारत हासिल है। मैथ्स में वो जो पढ़ाते हैं, जितना बेसिक लेवल, अगर किसी को ABCD भी नहीं आती है मैथ्स की, वो भी बहुत अच्छे से कर सकता है। और सूर्यांक सर में को आपने देखा ही है, इन्वायरमेंट उन्होंने घोल के पी रखी है, स्पेशली UGC नेट के लिए। UGC नेट के जितने क्वेश्चन आते हैं वो सूर्यांक सर जो पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मैच करते हैं, राइट। और ICT एंड कम्युनिकेशन भी आपका एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने यही बोला है कि मैम जो आप पढ़ाती हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि पेपर का पैटर्न देखने के बाद ही हमारी पूरी टीम आप लोगों को गाइड करती है और आप लोगों को पढ़ाती है। अब हम पहले बात करेंगे थोड़ा सा ICT, क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह के नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ICT की बात करूं तो ICT के पोर्शन में पहले आपका MS एक्सेल के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अगर आप दिसंबर का पेपर देखें, जून 2023 का पेपर देखें तो उसमें आप देखेंगे MS एक्सेल के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। इसके पहले अगर आप MS एक्सेल को अवॉइड भी कर दें तो चलेगा, क्योंकि पूरे शिफ्ट में अगर 10-12 शिफ्ट हो रही है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आता था। लेकिन इस साल से आप MS एक्सेल आपको पूरा पढ़ना है, एक भी चीज आप मिस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है वो कुछ नया टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बस जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो नए हो गए हैं। अगर मैं बात करूं मेमोरी यूनिट की, मेमोरी यूनिट में क्या हम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। लेकिन अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब स्टेटमेंट वाइज। आपको लगेगा ये मैथ का प्रश्न है, लेकिन उसमें आपसे जैसे अगर 40 सॉन्ग को एक CD में रिकॉर्ड करना है और CD 720 MB की है, एक सॉन्ग आपका 5 MB का है, तो कितनी सीढ़ियां लगेंगी। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैथमेटिकल अप्रोच भी लेकर चलनी है, किसमें, मेमोरी यूनिट में, राइट। नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नए क्वेश्चन आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं वो नंबर सिस्टम में साथ साथ लॉजिक से आपके क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं। लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो लॉजिक में आपका क्या आता है, एंड और कल की क्लास की ही बात करेंगे अभी। तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि एंड और का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बाइनरी में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कुछ नए क्वेश्चन थे जो आपके इस साल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी आपके जो बेसिक टॉपिक है, मेमोरी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट, इन सारे टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और नई टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे पैडलेट हो गया, आपका गूगल क्रोम क्या है, या फिर अगर कोई नई ऐप आपके मार्केट में आई है और से एजुकेशन से रिलेटेड है तो उन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जैसे मूडल क्या है, मूक प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में जो चेंज हुआ है, कम्युनिकेशन में भी आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन में भी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का लेवल आपके चेंज हुए हैं। पहले थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन जून 2023 का पेपर आप देखेंगे या दिसंबर 2023 का आप पेपर देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी वर्बल और नॉन वर्बल की। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, जैसे हेप्टिक्स क्या है, काइनेमिक्स क्या है, इस तरह से जो टर्म्स है उनसे क्वेश्चन, ओला फैक्ट्री क्या होता है, ओलाफेक्स क्या है, इस तरह के टर्म्स से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, राइट। ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आपका आता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करेंगे तो इस बार आपका बैरियर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कम्युनिकेशन बैरियर या कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बैरियर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे आपको लगभग 8 या 9 साइंटिस्ट के नाम पढ़ने हैं जिन्होंने मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे अरस्तु का मॉडल क्या है, शेन वीवर का मॉडल क्या है, इस तरह से आपको मॉडल्स पढ़ने हैं। तो मॉडल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो वर्बल और नॉन वर्बल की बात की है, इसी को हम बोल सकते हैं टाइप, राइट। इससे एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसमें आपका मीडिया, जिसको हम बोलते हैं मास मीडिया, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके
पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपका 95% पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे भी पूछा जाता है, बट 95% जो अप्रोच होती है, अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन तो आप आराम से करके आएंगे 5 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन का। इसी तरह से जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो आपके लेवल के, क्योंकि अगर मैं आपको 2014 का क्वेश्चन बताने लगूंगी तो वो वैलिड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पैटर्न बिल्कुल अलग था। तो जो पिछले 2-3 सालों का पेपर है वहां पे किस तरह से एग्जामिनर की लैंग्वेज है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आंसर हम जरूर डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो एक कनेक्टिविटी बनी रहती है, राइट। तो ये हमारी अप्रोच होगी। 2 यूनिट में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, कम्युनिकेशन यूनिट 4 एंड ICT यूनिट 8, राइट। एंड मेक श्योर करती हूँ कि 99%, क्योंकि 1% लक फैक्टर, 1% थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं, 99% जो हम पढ़ेंगे वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन न्यू ईयर रिजोल्यूशन मेरी तरह आपका भी यही होना चाहिए कि इस बार हमें एक साथ तैयारी करनी है। जितनी मेहनत मैं करूंगी उतनी ही मेहनत आपको भी मेरे साथ करनी है। ठीक है, तो फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। और अब बीबी मिश्रा सर अपना सब्जेक्ट आपके सामने डिस्कस करेंगी कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज है और किस तरह से वो पढ़ाएंगे। हैव अ गुड डे। मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं बीबी मिश्रा अपनी इस UGC एकेडमी पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने सर को सुना जो कि पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, शुक्ला सर, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इतनी अच्छी बताई कि अब देखो उनकी एनालिसिस क्या है, वो सबसे बात करके सारी बातें आप लोगों को बताते हैं, तो समझ सकते हो कि वो रिजल्ट उन्होंने पाया है, वो उस बातों को उन्होंने डिस्कशन किया है। फिर आपने सुना शिवम सर को, उनकी स्ट्रेटजी सुना, अभी इन्फी मैम को सुना आपने। अब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे आपके फर्स्ट पेपर की 2 यूनिट, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, DI एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है बेटा, चलिए देखो DI है क्या। ऐसा नहीं कि DI मतलब कि मैथमेटिक्स है, एक टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कह लो कि एक मशीनरी है जिसमें डेटा जान के उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक बात है। देखो मैथमेटिक्स से साफ बड़ी अच्छाई ये है कि मैथमेटिक्स पूरा एक्यूरेट आंसर निकाल के दे देती है, तो उसमें भ्रम नहीं रहता कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, ये कभी हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका अन्वेषण किसने किया था। इन सब चीज़ों से मैथमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने उसको सलूशन उसका सही किया है तो आप सही ऑप्शन पे चले जाओगे, गलत कर रहे हो तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत करते हैं, तो फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। और इसीलिए मैथमेटिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ चेंज हो जाएगा कि जो आके आपकी पकड़ से बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। मेन मुद्दा ये है कि मैथमेटिक्स मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग से 10 के 10 प्रश्न पूरे सही कर सकते हो। आप सोचो 2 यूनिट अगर आप पूरा मतलब सही सॉल्व कर लिए, वो कितनी बेहतर मेरिट में लेके जा सकती है। आप इस चीज़ को ज़रा समझो, तो इससे डरो मत। और देखो पिछली बार जो हमने पढ़ाया है बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कम्प्लीमेंट देते हैं कि सर आज तक मैथमेटिक्स हम लोग कभी छूते नहीं थे, देखते नहीं थे, आपसे पढ़ने के बाद मैथ्स आने लगी और अच्छा लगता है मैथमेटिक्स सॉल्व करने में। तो आप समझते हो कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आप ये कतई मत सोचो कि हमारा पहले क्या था, मैथमेटिक्स ग्राउंड था नहीं था, मैं कमज़ोर था, कोई भी बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करो यहाँ पे। ठीक, DI में पढ़ना क्या है एक्चुअली, DI कुछ नहीं है, कुछ कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन को आप बेहतर एक इजी वे में कैसे इस्तेमाल करते हो, यही DI का रहस्य है। ठीक है, तो इसीलिए देखो DI पढ़ने से पहले हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हम इसके लिए प्लानिंग क्या करें। सबसे पहले प्लानिंग होती है हमारी कैलकुलेशन की। ठीक है, कैलकुलेशन में आता क्या है भाई, देखो जोड़ने के लिए आता है, डेटा में बहुत सारे डेटा होते हैं, जोड़ना है, उनका
डिफरेंस निकाला, सब्ट्रैक्ट करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे उनका, है ना, एंड डिवीजन करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं आप कैलकुलेशन की। अब यहाँ पे हम जो टूल्स यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, इजी टूल क्या होगा, कैसे हम उस रिजल्ट पे आसानी से पहुँचे, और यही मेरा अप्रोच है। मैं आपसे बात करता हूँ कि मैथमेटिक्स दिखने लगे आपको, और जब चीज़ें मैथ दिखने लगती सामने हैं तो फिर वो कहाँ कठिन रहेगा। इसको कैसे आसान बनाया जाए कि कम समय में आपको झंझट में लगे, कम समय में सही तरीके से सही हो जाए। तो ये जब चीज़ें आने लगती है तो आप मैथ्स में आपको आनंद आने लगता है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट इसमें होता है, यूज होता है आपका परसेंटेज का। तो परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या परसेंटेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेटा के ऊपर, है ना। ये चीज़ें हमको सीखनी है। परसेंटेज नहीं कि मुझे पूरी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन पे लगाना है, ऐसा नहीं करना। परसेंटेज को कैसे अप्लाई करें उस डेटा को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे जब हम ये चीज़ें सीखते हैं तो वही मैथ जो डीआई बहुत कठिन लगता था आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक, इसी के साथ एवरेज का अप्रोच होता है, उसमें औसत पूछ दिया जाता है डेटा का, किस डेटा का औसत बताइए, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और रेशियो के बारे में पूछ दिया जाता है, कभी कभी प्रॉफिट लॉस से भी रिलेटेड डीआई के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो सीधी सीधी बात होगी कि ये इतने टूल्स आपके यूज होते हैं डीआई पे। डेटा इंटरप्रिटेशन के कौन से सवाल टिपिकल होते हैं, कौन से सवाल इजी होते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। देखो, दो प्रकार के डेटा आपके सामने आएंगे सॉल्व करने के लिए। एक होता है वह जो डेटा आपको बिल्कुल दिखता है, आपके सामने रहेगा, उसी डेटा पे पूछ दिया जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ये नोन डेटा है ना। एक नोन डेटा होता है और एक आपका अननोन डेटा होता है। ठीक है, टिपिकल डेटा कब हो जाता है, जब अननोन डेटा से आपके सवाल पूछने लगता है। उस अननोन डेटा को हम कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, यहाँ बालक की एक संख्या दे दी, बालकों का डेटा दे दिया गया, कोई बालक एक मान लो 85 है, ठीक है, और यहाँ पे बालक और बालक की रेशियो दे दिया, बालक और बालिका की रेशियो दे दिया 9:5 मान लो। अब यहाँ पे नॉन डाटा का मतलब क्या होगा, अगर बालक के लिए पूछ रहा है तो हम तो पता कर लेंगे कि 9, 185 का हिस्सा 9 है, हम पता कर लेंगे। इसमें अननोन डाटा किसका पूछ रहा है, बालिका का, ये वाला डेटा मुझे निकालना पड़ेगा। और यहीं पे डीआई थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि नहीं डीआई बहुत आसान है। तो डीआई यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जब हम ये पढ़ते हैं ना, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी से 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो इंटरकनेक्टेड है। ये पढ़ेंगे डीआई के लिए और यहीं से आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 2-3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन मैथ से होगा, 3 क्वेश्चन रीजनिंग के से, कभी 3 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, कभी 2 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। और ये जो चीज़ें होती है, वो जो 5 आते हैं ना, एकदम आपकी मुट्ठी में रहेंगे, कभी दूर हो ही नहीं सकते। तो एक रणनीति से हम इन 10 क्वेश्चंस को कैसे पा सकते हैं, स्ट्रेटजी यही है। आप लोगों की क्लास कल से शुरू हो रही है 2 बजे से, 2 तारीख से, सॉरी। देखिए कुलदीप कुमार जुड़ गए हमसे, आपको भी भैया नमस्कार, सभी लोग स्वस्थ रहिए। तो कल से आप लोगों की बैच शुरू हो रही है, अभी टाइम टेबल अनाउंस कर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स में वो सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनको लगता है कि मैथ मेरे लिए बहुत ही टिपिकल है, तो वो आप फर्स्ट पेपर के लिए यहाँ पे एडमिशन लेके। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये जो अभी छूट थी 80% की, मैं अभी पिछले वीडियो में बता रहा था कि 1 तारीख तक है, अभी पता चला कि संस्था ने इस छूट को 3 तारीख तक कर दिया है। अब आप सोचो 80% की भारी भरकम छूट लेके आप एक बेहतरीन कोर्स को लेके अपनी पढ़ाई करके और आने वाला 2024 में अपने जेआरएफ को निश्चित कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जितने लोग भी आप सुन रहे हो, आप अपने दोस्तों को भी जरूर ये बात बताओ। यदि ये टीम आपको अच्छी लगती है तो नो डाउट आपके दोस्तों को भी कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा, थोड़ी सी फीस में। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर से शुक्ला सर को दे रहे हैं, कुछ बातें आप लोगों से करेंगे। सभी लोगों को 2024 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ गलतियां, कुछ हैबिट जो थी रोक रही थी 2023 में, उसको टाटा बाय बाय करके नए सिरे से 2024 में
JRF बन के आइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अंत में बस एक ही बात आपसे बतानी है कि अभी एनवायरनमेंट वाले सर नया साल मना रहे हैं, जिसकी वजह से आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कल वो आपके साथ होंगे और नए बैच में आपके साथ रहेंगे। सूर्यांश सर एनवायरनमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, और जो भी पढ़ाते हैं वहीं से आता है और वहीं आएगा भी, तो उनसे भी कल मुलाकात हो जाएगी। वाकिफ हैं आप सब उनके पढ़ाने के तरीके से। और आप लोग एक बात नोट कर लीजिए कि 2024 में नेट और JRF क्वालिफाई करना है, JRF बनना है, नेट क्वालिफाई करना है, तो आप टीचर्स एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और UGC एकेडमी भी आपका ही संस्थान है। टीचर्स एकेडमी और UGC एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में 2024 जून के लिए नया बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रवेश लेने पर 80% तक की छूट आपको दी जा रही है। आप हमें केवल व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जिसमें आपको करना है व्हाट्सएप नंबर है 9628 95 92 37। और कल से ही आपका हिंदी का भी बैच स्टार्ट हो रहा है UGC नेट का, और कल से ही आपका पोल साइंस का UGC नेट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2024 में, आगाज करते हैं 2024 में, और टारगेट करते हैं नेट और JRF का 2024 में। तो खूब शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगा। और 2024 में हम सब आ चुके हैं और जून में JRF के साथ फिर आप सबसे मुलाकात करेंगे। चलिए साथियों, अब एक नए समाचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।